दोस्तों, क्या आप सोच सकते हो कि ये जो जमीन जिसमें हम रह रहे हैं, ये कभी एक उबलते हुए लावा का गोला थी। एक ऐसी जगह जिसमें ना जिंदगी थी ना पानी, सिर्फ एक गर्म और डरावनी जगह। लेकिन आज की दुनिया कितनी अलग है। ये सब कैसे हुआ, पानी कहां से आया और चांद कैसे बना? आइए इस पूरे प्रोसेस को शुरू से समझते हैं। एक फैसिनेटिंग सफर पर चलते हैं जो 4.6 बिलियन साल पहले शुरू हुआ। सूर्य और सोलर सिस्टम का जन्म कैसे हुआ? 4.6 बिलियन साल पहले हमारा सोलर सिस्टम तक नहीं था, सिर्फ एक शून्य था, एक खाली अंधेरा। लेकिन उस अंधेरे में एक क्लाउड था, धूल और गैस का। इस क्लाउड को हम सोलर नेबुला कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज्यादा थे। ये शांत नेबुला मिलियंस ऑफ साल तक स्पेस में घूम रहा था। लेकिन फिर एक दिन एक सुपरनोवा ब्लास्ट हुआ, एक डाइंग स्टार फट गया और इसके शॉक वेव्स ने हमारे नेबुला को हिला दिया। शॉक वेव्स के बाद कुछ जगह गैस और डस्ट कंप्रेस होने लगी। धीरे धीरे पूरा नेबुला अंदर की तरफ गिरने लगा और घूमते हुए एक फ्लैट डिस्क बन गया। इस फ्लैट डिस्क को हम प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। इसके सेंटर में टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ने लगा कि एक नई चीज बनी, एक प्रोटो स्टार, जो आगे चलकर हमारा सूर्य बना। हाइड्रोजन और हीलियम के फ्यूजन रिएक्शन की वजह से सूर्य में रोशनी और गर्मी आई। आज भी सूर्य का 99.8% मास पूरे सोलर सिस्टम का है और बचा हुआ 0.2% प्लैनेट्स, मून्स और एस्टेरॉइड्स में है। अब सवाल उठता है, प्लैनेट्स कैसे बने? इस रोटेटिंग डिस्क में छोटी छोटी धूल की पार्टिकल से पकने लगी। स्टैटिक और केमिकल बॉन्डिंग की वजह से क्लस्टर्स बन गए जो और बड़े होते गए। धीरे धीरे कुछ क्लस्टर्स इतने बड़े हो गए कि उनका डायमीटर किलोमीटर्स में था। इन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहा गया। जब ये प्लैनेटेसिमल्स और ज्यादा ग्रेविटी से अट्रैक्ट हुए तो बड़े प्रोटो प्लैनेट्स बने। इस प्रोसेस को एक्रीशन कहते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये प्रोटो प्लैनेट्स कोलाइड करते रहे और एक पॉइंट पर हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। लेकिन तब की पृथ्वी एक नर्क के जैसी थी। हर तरफ उबलते हुए लावा की नदियां थी। ये पीरियड 4.6 बिलियन से 4 बिलियन साल पहले तक था, जिसे हेडियन इयॉन कहते हैं। हेडिस, जो ग्रीक अंडरवर्ल्ड का देवता था, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया। तब पृथ्वी पर हर रोज एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स टकराते थे। ये टकराव इतने ज्यादा थे कि जितने भी रॉक्स सरफेस पर थे सब मेल्ट होकर लावा बन गए। लेकिन ये टकराव एक ब्लेसिंग भी साबित हुआ। कई एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के अंदर पानी था। जब ये टकराए तो पानी पृथ्वी तक पहुंचा। साथ ही वोल्केनोस भी इरप्ट कर रहे थे और एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड भर रहे थे। ये वाटर वेपर इवेंचुअली कंडेंस होकर बारिश बन गया और धीरे धीरे ओशियंस बनने लगे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। एक और बड़ी घटना हुई जो आज हमारे चांद के होने का कारण बनी। जब पृथ्वी बन रही थी, एक और प्लैनेट था जिसका नाम थिया था। ये मार्स जितना बड़ा था। थिया, जो एक प्रोटो प्लैनेट था, पृथ्वी से टकरा गया। इस टकराव के बाद एक बड़ा टुकड़ा अलग हो गया जो आगे चलकर चांद बना। साइंटिस्ट को अपोलो मिशन के सैंपल्स में चांद और पृथ्वी के रॉक्स के कॉम्पोजिशन काफी सिमिलर मिले। इस बात का प्रूफ है कि चांद पृथ्वी का एक पार्ट था जो कोलाइजन के बाद अलग हुआ। ये टकराव सिर्फ चांद का जन्म नहीं बनाता, बल्कि पृथ्वी के रोटेशनल एक्सिस को भी बदल गया। पृथ्वी 23.5 डिग्री टिल्ट हो गई, जो सीजन्स का कारण बनी। अगर ये टिल्ट नहीं होती तो ना समर्स होते ना विंटर्स। साथ ही चांद के होने से टाइड साइड, जो ओशियंस में जिंदगी के इवॉल्व होने में मददगार बनी। ये सब कुछ एक रेयर और मैजिकल कोइंसिडेंस था। हेडियन के बाद आर्कियन इयॉन आया, जो 4 बिलियन से 2.5 बिलियन साल पहले तक चला। इस दौरान पृथ्वी में हैवी एलिमेंट्स जैसे आयरन और निकल सेंटर में सेटल होने लगे। ये कोर का जन्म था। कोर के आसपास का मटेरियल मेंटल बना और सबसे हल्का मटेरियल ऊपर क्रस्ट में सेटल हो गया। आज कोर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, लेकिन प्रेशर के कारण आयरन और निकल वहां सॉलिड है। टेक्टोनिक प्लेट्स का फॉर्मेशन भी इसी समय हुआ। प्लेट्स के मूवमेंट से अर्थक्वेक्स और वोल्केनोस होने लगे। वोल्केनोस के जरिए नई रॉक्स बनी और एटमॉस्फेयर में नई गैसेस ऐड हुई। क्रस्ट के अंदर से ओलिविन जैसे मिनरल्स वोल्केनिक इरप्शंस के जरिए बाहर आए। साथ ही मेंटल के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे यूरेनियम और थोरियम पृथ्वी को गर्म करते रहे। ओशियंस ने एक और काम किया। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करके एटमॉस्फेयर को कूल किया।
कि ओशियंस आज भी ह्यूमन एक्टिविटी से होने वाले कार्बन एमिशंस का एक बड़ा हिस्सा एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन समस्या यह है कि उनकी कैपेसिटी खत्म होने के करीब है। ओशियंस के बिना ग्रीन हाउस इफेक्ट काफी ज्यादा होता और पृथ्वी वीनस के जैसे बन जाती। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड जो आउटर कोर के आयरन के मूवमेंट से बनता है, सोलर विंड्स और हार्मफुल रेडिएशन से हमें बचाता है। मैग्नेटिक फील्ड के बिना एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता और जिंदगी इम्पॉसिबल होती। ये मैग्नेटिक फील्ड और पृथ्वी की लेयर्स का परफेक्ट बैलेंस एक बड़ा मिरेकल है। पृथ्वी की लेयर्स को डिटेल में समझने पर मालूम होता है कि ये सिर्फ क्रस्ट, मेंटल और कोर तक सीमित नहीं है। लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर और मेसोस्फेरिक मेंटल जैसे और भी लेयर्स हैं जो अलग अलग प्रॉपर्टीज रखते हैं। लिथोस्फीयर सबसे ऊपर है जो टेक्टोनिक प्लेट्स के पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसके नीचे एस्थेनोस्फीयर है जो मोल्टन है और टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट में मदद करता है। मेंटल के नीचे आउटर कोर है जो लिक्विड स्टेट में है। इसके नीचे इनर कोर है जो सॉलिड है। ये लेयरिंग मिलियंस ऑफ सालों के डिफरेंशिएशन से बनी है। ये प्रोसेस कितनी कॉम्प्लेक्स थी और कितनी रेयर भी। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर पृथ्वी की साइज थोड़ी ज्यादा या कम होती या सूर्य के डिस्टेंस में फर्क होता तो शायद लाइफ कभी ना होती। तो दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस एक रिमाइंडर है कि पृथ्वी कितनी स्पेशल है। हर चीज का परफेक्ट होना एक रेयर फिनोमिना है। ये समझना हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने प्लेनेट की हिफाजत करें। हर पोल्यूशन, हर हार्म जो हम नेचर को करते हैं, उसका असर हमें और अगली जनरेशंस को भुगतना पड़ेगा। अगर ये सब परफेक्ट नहीं होता तो शायद हम यहाँ ना होते। अगर आपको एक कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो अगली वीडियो में हम एवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, कैसे इंसानों का विकास हुआ और हम किन एनिमल्स के करीबी संबंधी हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।